आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्रागैतिहासिक दैत्य के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जिसके सामने आज के विशालकाय सांप भी सच में बहुत छोटे लगते हैं। देखिए, जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत एनाकोंडा या किसी बड़े अजगर की तस्वीर उभरती है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले हमारी धरती पर एक ऐसा भयंकर शिकारी मौजूद था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था? एक ऐसा जीव जो इतना विशाल था कि उसके सामने आज के एनाकोंडा बच्चे लगते हैं। चलिए, इन ऐतिहासिक तथ्यों और डेटा के जरिए इस महाविनाशक जीव की उस खौफनाक दुनिया को गहराई से समझते हैं। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करते हैं कि हम आखिर किस स्केल की बात कर रहे हैं। आज के समय का जो सबसे बड़ा एनाकोंडा है वो अधिकतम 8.8 मीटर तक का हो सकता है, लेकिन जिस दैत्य की हम बात कर रहे हैं यानी टाइटेनोबोआ, उसकी अनुमानित लंबाई 13 मीटर थी। मतलब आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से भी लगभग 2 गुना ज्यादा लंबा। इस भयानक आकार ने ही इसे अपने समय का सबसे खूंखार और अजय शिकारी बना दिया था। तो चलिए विशालकाय सांप के उस युग में चलते हैं, एक ऐसे समय में जब एक बड़ा इवोल्यूशनरी वैक्यूम या कहें विकासवादी शून्यता पैदा हुई थी। और ये टाइमलाइन हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि आखिर हुआ क्या था। 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर खत्म हुए तो अचानक से शीर्ष शिकारियों की जगह बिल्कुल खाली हो गई। एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी वैक्यूम बन गया था। इसी खाली जगह को भरने के लिए पेलियोसीन युग में जो रेप्टाइल्स बच गए थे उन्हें फलने फूलने और बेतहाशा बढ़ने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। और ठीक इसी दौरान बोआ परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे टाइटेनोबोआ का उदय हुआ, जिसने अगले कई लाख सालों तक इस धरती पर बिना किसी रोक टोक के राज किया। अब सवाल आता है कि इस प्रागैतिहासिक दैत्य की खोज आखिर हुई कैसे। चलिए 2009 की उस रोमांचक कोलंबियाई खोज की बात करते हैं। तो बात है साल 2009 की। कोलंबिया की सरेजन कोयला खदानों में खुदाई चल रही थी। वहां रिसर्चर्स को कुछ बहुत ही विशाल जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले। शुरुआत में तो सबको यही लगा कि भाई ये तो किसी बहुत बड़े प्रागैतिहासिक मगरमच्छ के फॉसिल्स हैं। लेकिन जब गहराई से अध्ययन किया गया तो जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मगरमच्छ नहीं था, बल्कि आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात सांप था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस सर्वोच्च शिकारी की शारीरिक संरचना। सच कहूं तो ये पेलियोसीन युग का कोई काइजू ही था। इस दैत्य के शारीरिक आंकड़े सच में दिमाग सुन्न कर देने वाले हैं। जैसा कि जीवाश्मों से पता चला है, ये सांप लगभग 13 मीटर लंबा था। अगर इसे फुट में सोचें तो ये करीब 43 फुट लंबा होता है। आज तक का जो सबसे बड़ा एनाकोंडा है वो भी 29 फीट से ज्यादा नहीं पाया गया है। जरा सोचिए, उस वक्त जंगलों में इस सांप की कैसी दहशत रही होगी। अब जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि ये सांप लगभग 3 फीट चौड़ा था। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक बच्चा इस सांप के शरीर पर हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा पूरी तरह से लेट सकता था। यह हमें इसके खौफनाक और विशालकाय आकार का एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना चित्र देता है। और सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं, जरा इसके वजन पर तो गौर कीजिए। 1135 किलोग्राम, मतलब आज के सबसे भारी एनाकोंडा से लगभग 4.5 गुना ज्यादा वजन। लेकिन देखिए, इतने भारी भरकम शरीर का एक नुकसान भी था। इतने ज्यादा वजन की वजह से इसे जमीन पर तेजी से चलने में बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए इसका ज्यादातर वक्त अमेज़न के घने जंगलों की दलदली नदियों और पानी में ही बीतता था। पानी में रहने का मतलब था कि इसकी शिकार करने की तकनीक भी पानी के जीवों वाली ही थी। ये एक बिना जहर वाला शिकारी था जो दलदली गंदे पानी में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता था। और इसका शिकार कौन होते थे? उस समय के विशाल प्रागैतिहासिक मगरमच्छ और भारी भरकम कछुए। ये चुपचाप पानी में घात लगाए बैठा रहता और जैसे ही कोई बड़ा मगरमच्छ पास से गुजरता, बूम, ये झपट कर उसे पकड़ लेता और अंततः पूरा का पूरा जिंदा ही निकल जाता था। अब इस खौफनाक शिकार प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस तरीके को कंस्ट्रिक्शन यानी कि मौत का गुंडा कहा जाता है। टाइटेनोबोआ शिकार को पकड़ने के बाद उसके चारों तरफ एक मौत की कुंडली मार लेता था। फिर ये इतना भयानक दबाव डालता था कि शिकार के शरीर में खून का बहना और सांस लेना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता था। ये क्रूर प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक इस शिकार का दम न घुट जाए या फिर उसके दिल की धड़कन हमेशा के लिए न रुक जाए। और ये दबाव कोई मामूली चीज नहीं थी। ये था पूरे 400 पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी 400 psi की ताकत। ये इतनी भयानक फोर्स थी कि पलक झपकते ही
किसी भी विशाल जानवर की मजबूत से मजबूत हड्डियों को पीसकर पाउडर बना सकती थी, बिल्कुल चक्की की तरह। यही वो ताकत थी जो इस जीव को अपने युग का सबसे अजेय शिकारी बनाती थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर इन विशालकाय सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के पीछे का विज्ञान क्या है और इसका जलवायु से क्या सीधा संबंध है? देखिए, इस जीव का आकार सीधा इसके पर्यावरण के तापमान से जुड़ा हुआ था। हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले जीव होते हैं। वो हमारे तरह अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका आकार और उनकी फुर्ती पूरी तरह से बाहर के मौसम पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उनका शरीर उतना ही बड़ा और एक्टिव हो सकता है। यही वजह है कि भूमध्य रेखा के पास की वो गर्म और उमस भरी जलवायु हमेशा से ऐसे विशालकाय रेप्टाइल्स के लिए स्वर्ग रही है। और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पेलियोसीन युग में जब टाइटैनोबोआ का राज था, तब अमेज़न के जंगलों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ करता था। ये आज के मॉडर्न तापमान से लगभग 8 से 10 डिग्री ज्यादा है। उस वक्त तो पूरी धरती का तापमान ही आज के मुकाबले काफी गर्म था। यही वो चिलचिलाती गर्मी और बेहतरीन माहौल था जिसने इस दैत्य को इतना बड़ा होने का मौका दिया। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर, इस दैत्य की विलुप्ति और इसकी संभावित वापसी, जो कि हमारे अतीत से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतना ही अजय था तो इसका अंत कैसे हुआ? दरअसल जिस जलवायु ने इसे बनाया था, उसी ने इसे खत्म भी कर दिया। समय के साथ साथ धरती प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और चूंकि ये एक ठंडे खून वाला जीव था, ये गिरते तापमान के साथ खुद को ढाल नहीं पाया। ठंड इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और वो इतनी ऊर्जा ही नहीं जुटा पाया कि जिंदा रह सके, और इस तरह ये विशालकाय सांप हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। लेकिन क्या ये सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? यहीं से एक बहुत ही रोमांचक लेकिन डरावना सवाल पैदा होता है। क्या हमारी आज की ग्लोबल वार्मिंग ऐसे दैत्यों को वापस ला सकती है? और ध्यान दीजिए, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। वैज्ञानिकों का एक मजबूत सिद्धांत है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान फिर से उसी तेजी से बढ़ रहा है, और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आज के जो हमारे मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं, जैसे सांप, एनाकोंडा, मगरमच्छ, वो फिर से अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं और धीरे धीरे उसी विशालकाय प्रागैतिहासिक आकार में इवॉल्व हो सकते हैं। स्रोत सामग्री से निकाला गया ये आखिरी कोट सच में सिहरन पैदा कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर तापमान बढ़ता रहा तो क्या हमारे जंगल फिर से 13 मीटर लंबे और हड्डियों का चूरा कर देने वाले जीवों का घर बन जाएंगे? ये जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा खौफनाक पहलू है जो शायद हमारी सोच से परे है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से पूरी तरह मुमकिन है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प और गहराई वाले विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।